हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनाटॉमिकल बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ही और जीन उत्परिवर्तन के कारण होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर्स का अध्ययन करेंगे। तो देखें, जैसा पिछले वीडियो में हमने 4 जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया हुआ था, आज के इस वीडियो में हम लोग थैलेसीमिया को डिस्कस करेंगे। थैलेसीमिया, जिसको हम लोग कूलीज एनीमिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस डिसऑर्डर की खोज कूली नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे कूलीज एनीमिया भी कहा जाता है। तो इस आनुवांशिक विकृति में जीन उत्परिवर्तन होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन टाइप वाला। हम लोग जानते हैं कि जीन उत्परिवर्तन 2 तरीके से होता है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इस प्रकार की आनुवांशिक विकृति में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में हम लोग जानते हैं कि डीएनए का जो क्रम होता है उसमें एक क्षार युग्म या तो ऐड हो जाएगा या फिर एक क्षार युग्म डिलीट हो जाएगा, जिसको हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो थैलेसीमिया में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन टाइप का जीन उत्परिवर्तन होता है, जिसके चलते अल्फा पेप्टाइड और बीटा पेप्टाइड संश्लेषित करने वाले जीन म्यूटेंट हो जाते हैं। अर्थात इसमें अल्फा पेप्टाइड और बीटा पेप्टाइड का संश्लेषण करने वाले जीनों में उत्परिवर्तन होता है, जिसके कारण ये अल्फा पेप्टाइड और बीटा पेप्टाइड का संश्लेषण नहीं हो पाता है। ध्यान रखें, पेप्टाइड है क्या? तो हमें पता है कि अमीनो अम्लों से मिलके बना होता है प्रोटीन। बहुत सारे अमीनो अम्ल एक साथ मिलके प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन इन सभी अमीनो अम्लों को जोड़ने के लिए एक रासायनिक बंधन की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग पेप्टाइड बंधन कहते हैं। अर्थात 2 अमीनो अम्लों को जोड़ने के लिए पेप्टाइड बंधन की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर में जब अल्फा पेप्टाइड और बीटा पेप्टाइड जीनों में म्यूटेशन होता है, तो फिर यहाँ पेप्टाइड बंधन नहीं बन पाता है अमीनो अम्लों के बीच, और इस सिंड्रोम का, इस आनुवांशिक विकृति का लक्षण है कि हमारे शरीर में रक्त बनाने वाली जो अस्थि मज्जा की कोशिकाएं हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। और अगर रक्त बनाने वाली अस्थि मज्जा की कोशिकाएं प्रभावित होंगी तो इससे रक्ताणुओं के प्रोडक्शन में, यानी जो भी ब्लड के मोलिकुल्स हो गए लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये हम लोग देख लिए लक्षण थैलेसीमिया का। अभी हम लोग बात कर लेते हैं होमोजाइगस अर्थात विषम युग्मजी अवस्था में ये रोग किस रूप में होता है। तो याद रखें, हमें बताया जा रहा है कि विषम युग्मजी अवस्था में ये हीमोलिटिक अनीमिया का लक्षण प्रदर्शित करता है, जिसका एक ही उपाय है रुधिर आध्यान, कंप्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। थैलेसीमिया का एक ही उपाय है, अगर व्यक्ति होमोजाइगस स्टेट में होता है, विषम समयुग्मजी अवस्था में होता है, तो उसका मात्र एक ही उपाय है कि पूर्ण रूप से उसका रुधिर आध्यान कराया जाए समय समय पर, अन्यथा उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगर यह जीन हेट्रोजाइगस अवस्था में है, अर्थात हेट्रोजाइगस कंडीशन में कहने का मतलब हो गया कि एक ही जीन उपस्थित है व्यक्ति के शरीर में, तो फिर व्यक्ति सामान्य नहीं होता, तब भी व्यक्ति की स्थिति सामान्य नहीं होती। इनके रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिसे हम लोग थैलेसीमिया माइनर के नाम से जानते हैं। अब अगला हम लोग डिसऑर्डर देख लेते हैं, टे सैक्स डिजीज़। तो याद रखें, टे सैक रोग इसका नाम क्यों रखा गया है। तो ध्यान दें हम लोग कि इसका वर्णन करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे वॉरेन टे, जिन्होंने 1881 में इस रोग का वर्णन किया था। परंतु इसका विस्तृत वर्णन, इस रोग का विस्तृत वर्णन बर्नार्ड सैक ने 1887 में किया हुआ था। 1887 में बर्नार्ड सैक ने इस रोग का विस्तृत वर्णन किया था, जिसके कारण इस रोग का नाम रख दिया गया टे सैक्स डिजीज़। वॉरेन टे से टे लिया गया, बर्नार्ड सैक से सैक लिया गया, और इसके फलस्वरूप इस रोग का नाम रख दिया गया टे सैक्स डिजीज़। इस रोग में हेक्सामिनाडेजा एंजाइम संश्लेषित करने वाले जीन प्रभावित होते हैं, उत्परिवर्तित होते हैं,
और हेक्सोमिनाडेजा एंजाइम अगर संश्लेषित नहीं होगा तो फिर व्यक्ति की तंत्रिका कोशिकाओं में इसका मुख्य प्रभाव हम लोग देखें, इसका मुख्य प्रभाव होता है व्यक्ति की तंत्रिका कोशिकाओं में स्फीगोलिपिड का जमाव। तो अगर व्यक्ति की तंत्रिका कोशिकाओं में स्फीगोलिपिड का जमाव होता है तो इससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होंगी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीज़ें आती हैं, एक हमारा मस्तिष्क हो गया, दूसरा मेरुरज्जु हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम consist of two things. The first one is our brain and the second one is spinal cord. तो ये दोनों चीज़ें जो है ना प्रभावित होंगी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं प्रभावित होंगी और इससे व्यक्ति विकलांग हो सकता है या फिर लकवाग्रस्त हो सकता है। अगर हमारे शरीर के किसी भी विशेष भाग में आवेगों का संचरण नहीं हो पाता है तो फिर उस भाग में हमारे मस्तिष्क के द्वारा मैसेजेज नहीं जा सकते हैं और वो अंग काम करना बंद कर देगा, जिसको हम लोग पैरालिसिस का कंडीशन मानते हैं, लकवा की स्थिति मानते हैं। तो इस रोग का यही मुख्य लक्षण है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु 3 से 4 वर्ष के अंदर हो जाती है। अगला हम लोग देखें अल्जाइमर्स रोग, अल्जाइमर्स डिजीज़, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। तो देखें अल्जाइमर रोग जो होता है ना, ये भी जीन उत्परिवर्तन के कारण ही होगा। इस स्थिति में हमारे मस्तिष्क में एमाइलॉइड प्रोटीन का संग्रहण होने लगता है। इस रोग का कारण है हमारे मस्तिष्क में एमाइलॉइड प्रोटीन का संग्रहण, कलेक्शन, एक्यूमुलेशन ऑफ एमाइलॉइड प्रोटीन इनटू आवर ब्रेन। तो देखें इससे इसका मुख्य प्रभाव जो होता है ना, ये हमारी नर्व सेल्स पे पड़ता है, तंत्रिका कोशिकाओं पे पड़ता है। इससे तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती हैं और धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती हैं, जिसका प्रभाव हमें कम उम्र में नहीं दिखेगा, ये अधिक उम्र में दिखेगा। और इसका लक्षण होता है कि व्यक्ति जो है धीरे धीरे अपना याददाश्त खोने लगता है, वो अपनी दैनिक गतिविधियों को भूल जाएगा, जैसे शर्ट का बटन बंद करना है, भोजन करने के लिए चम्मच पकड़ना है, ये सारी चीज़ें, या फिर और जो सामान्य जीवन से, डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको भूल जाता है। और अगर ये बीमारी थोड़ी सी अलग कंडीशन में चलती है, सेवर कंडीशन में होती है जब ये, तो आगे चल के याददाश्त जो है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जिस स्थिति को हम लोग डिमेंशिया के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये डिमेंशिया का कंडीशन जो है ना, हमारे 19वें जोड़ी गुणसूत्र और 21वें जोड़ी गुणसूत्र में गड़बड़ी आने के चलती होती है। तो अल्जाइमर्स रोग में हमने देखा हमारे मस्तिष्क में एमाइलॉइड प्रोटीन का संग्रहण होने लगता है, एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसके चलते तंत्रिका कोशिकाएं नष्ट होंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।